नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धे टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है आस्था श्रीवास्तव। आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए आप लोगों के रिवीजन के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से पिछले साल की तरह इस साल भी हम लेकर आए हैं स्टैटिक एमसीक्यूज। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कला एवं संस्कृति के प्रश्नों को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। प्राचीन भारत में विज्ञान की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? 2 स्टेटमेंट हैं। पहला, गौतमीपुत्र शातकर्णी के समकालीन भारतीय लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। दूसरा, हर्षवर्धन के शासनकाल के पूर्व भारतीय त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से परिचित हो चुके थे। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी 1 और 2 दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में शल्य चिकित्सा का प्रारंभ आचार्य सुश्रुत से माना जाता है। आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था, जबकि गौतमीपुत्र शातकर्णी का शासन 106 से 130 ईस्वी तक था तथा इस समय तक शल्य उपकरणों का तथा शल्य चिकित्सा का प्रयोग भारत में प्रारंभ हो चुका था। अतः कथन 1 सत्य है। भारत में आर्यभट्ट ने ज्या यानी साइन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तथा वराह मिहिर ने उसे और विकसित किया था। आर्यभट्ट का समय 476 से 550 ईस्वी था तथा हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी रहा है। अतः कथन 2 सत्य है। लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। बौद्ध धर्म से संबंधित वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? स्तूप अंत्येष्टि के लिए बनाए गए महिमा मंडित, सज्जित और परिवर्धित टीले हैं, जहां पर कभी किसी पवित्र व्यक्ति की राख रखी गई हो। दूसरा, चैत्य एक विशाल प्रार्थना घर होते हैं जो चट्टानों को काट कर बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी 1 और 2 दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। चैत्य एक विशाल प्रार्थना कक्ष होता है। पूना में स्थित कार्ले चैत्य का एक उत्तम उदाहरण है। इसका निर्माण भी एक चट्टान से किया गया है जो अपने विशाल आकार और आकृति के कारण अद्वितीय है। बौद्ध स्तूप वास्तुकला का एक अन्य उदाहरण है जिसके ठोस होने के कारण उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। स्तूप अंत्येष्टि के लिए बनाए गए महिमा मंडित, सज्जित और परिवर्धित टीले हैं, जहाँ पर कभी किसी पवित्र व्यक्ति की हड्डियां और अस्थियां रखी गई थी। परंपरा अनुसार भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सम्राट अशोक ने समस्त राज्य में भगवान बुद्ध की स्मृति में विशाल संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें उनकी हड्डियों के टुकड़े, दांत, केश इत्यादि अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया गया। अतः दोनों कथन सत्य हैं। लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्यकालीन साहित्य की विशेषताओं के बारे में असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्यकालीन साहित्य का एकमात्र केंद्रीय भाव भक्ति था, बी मध्यकालीन युग में एक भाषा के रूप में उर्दू अपने अस्तित्व में आई, सी इस दौरान पंथ निरपेक्ष गीतों की भी रचना हुई, डी आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म इसी काल में हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। मध्यकालीन साहित्य का एकमात्र केंद्रीय भाव भक्ति था। व्याख्या देख लेते हैं। 1000 ईस्वी सन के आसपास प्राकृत भाषा में स्थानीय भिन्नताएं अधिकाधिक स्पष्ट होती चली गई, जिन्हें बाद में अपभ्रंश कहा जाने लगा था, और इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक भारतीय भाषाओं ने आकार लिया तथा इसका जन्म हुआ। उर्दू, हिंदी, मणिपुरी, असमी इत्यादि इसी समय की भाषाएं हैं। यद्यपि 1000 से 1800 ईस्वी सन के बीच मध्यकालीन भारतीय साहित्य का सर्वाधिक शक्तिशाली रुझान भक्ति काव्य था, परंतु मध्यकालीन साहित्य का केंद्रीय भाव एकमात्र भक्ति ही नहीं था। किस्सा और वार के नाम से प्रसिद्ध पंजाबी की प्रेम गाथाएं वीरोचित काव्य मध्यकाल में पंजाबी के लोकप्रिय रूप थे। 1700 और 1800 ईस्वी सन के बीच बिहारी लाल और केशव दास जैसे कई कवियों ने हिंदी में श्रृंगार भाव के पंथ निरपेक्ष काव्य का सृजन किया। इस प्रकार ए सही विकल्प है। लेते हैं आज का चौथा प्रश्न। विविध पारंपरिक नाट्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य हैं? 4 स्टेटमेंट हैं। पहला, भांड पाथेर कश्मीर का पारंपरिक नाट्य है। दूसरा, नौटंकी प्राय उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
तीसरा, रासलीला में कृष्ण की लीलाओं का अभिनय किया जाता है। और चौथा, भवई हरियाणा की पारंपरिक नाट्य शैली है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 4, सी केवल 1 और 2 या फिर डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी केवल 4। व्याख्या देख लेते हैं। भवाई गुजरात और राजस्थान की पारंपरिक नाट्य शैली है। इसमें भुंगल, तबला, ढोलक, बांसुरी, पखावज, रबाब, सारंगी, मंजीरा इत्यादि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। लेते हैं आज का आखिरी यानी 5वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से प्राचीन भारत में जहाज निर्माण से संबंधित पुस्तक अथवा पुस्तकें हैं? पहला लीलावती, दूसरा सूरसागर, तीसरा युक्तिकल्पतरु, चौथा रस रत्नाकर। आपके ऑप्शन हैं ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 4 और डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी युक्तिकल्पतरु। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारत में जहाज निर्माण तथा परिवहन का कार्य काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। संस्कृत तथा पाली साहित्य में इसके उदाहरण मिलते हैं। राजा भोजकृत युक्तिकल्पतरु जहाज निर्माण से संबंधित एक संस्कृत ग्रंथ है, जबकि सूरसागर सूरदास द्वारा रचित एक कृष्ण भक्ति की पुस्तक है। रस रत्नाकर में रसायन विज्ञान से संबंधित सिद्धांत है, जबकि लीलावती में अंक गणित का विवेचन किया गया है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कल हम एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।